बेस फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर से जुड़ता है और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो है स्टेटमेंट ये दे रखा है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरस एसिड एट द फिफ्थ पोजीशन ऑफ द शुगर फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, लाइन बिल्कुल सेम है, बस ये चेंज कर दिया है फास्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, और यहाँ पे दे रखा है फास्फोरस एसिड। तो ये गलत है और ये सही है, ये बायोमोलिक्यूल से था। अगला जो क्वेश्चन है ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। मेटलर्जी में हम लोग देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन होता है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमेशा पूछता है कि टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ भी नीचे पूछा कि 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन तक कौन सा रिएक्शन नहीं होता, यानी कि 3 इसमें होता है, 1 नहीं होता। तो ये रहा 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन तक ये तीनों रिएक्शन होता है। ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन है ये नहीं होता, ये होता है 5 से 8 केल्विन के बीच में। तो इसमें बस यही देखना होता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अगला जो दे रखा है ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में दे रखा है यहाँ पे कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या मतलब कौन कौन से होते हैं, और हेटेरोलेप्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है कि सेम टाइप के लिगेंड्स हो। अगर सेम टाइप्स के लिगेंड है, जैसे कि यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो ये होमोलेप्टिक हुआ। ये यहाँ पे अमोनिया भी है और साथ में क्लोरीन भी है, तो ये हेटेरोलेप्टिक हुआ। ठीक है। तो ये पहला दे रखा था, इसमें 3 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये हेटेरोलेप्टिक हुआ। यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो हेटेरोलेप्टिक हुआ। यहाँ भी 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो हेटेरोलेप्टिक है। यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है ऑक्सलेट, तो ये जो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। अगला दे रखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में। तो एनसीईआरटी की सेम लाइन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये या तो अट्रैक्शन शो कर सकते हैं या रिपल्सन, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता। एग्जांपल में दे रखा था कोवैलेंट बॉन्ड, और नीट में जो आया वो यही था, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों होगा, चारों होगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, और आयोनिक बॉन्ड भी नहीं होगा। अगला जो दे रखा है ये इस ब्लॉक क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी अल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं, जैसे सोडियम हुआ, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो डीप ब्लू सॉल्यूशन आता है। ये असर्शन है, ये असर्शन यहाँ पे दे रखा है कि जब किसी अल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो डीप ब्लू सॉल्यूशन आता है, जो कि कंडक्टिंग होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। रीजन जो है इसका दे रखा है एनसीईआरटी में, जो दे रखा है कि दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दे रखा है कि ये डीप ब्लू सॉल्यूशन जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। ये गलत है। अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो ब्लू कलर आया है वो अमाइड्स के कारण नहीं आता, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। तो ये इस ब्लॉक का क्वेश्चन था, और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि हम हर टेस्ट में पूछता ही है। एलिन आकाश अच्छे क्वेश्चन के टेस्ट में पूछते हैं इसको। ठीक है। ये था सरफेस केमिस्ट्री। ऐसे तो ये फिजिकल है, लेकिन यहाँ पे मैंने ले रखा है इसको कि सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन था कि प्यूमिस स्टोन किस टाइप का कोलोइडल्स है। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है एक कि टाइप्स ऑफ कोलोइडल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये यहाँ पे है, एकदम एग्जांपल से पूछ लिया। सॉलिड सोल होगा, गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड सोल। सरफेस केमिस्ट्री का था, ये टेबल से ही पूछ दे रहा। फिर अगला क्वेश्चन था, ये पी ब्लॉक क्लास 12th का है। ठीक है। तो पी ब्लॉक में यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के अंदर 4 टाइप के कंपाउंड हैं। ठीक है, मतलब 4 टाइप के ऑक्सो एसिड दे रखा है, बस फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये सेम क्वेश्चन को इन्होंने मैच द फ्लोइंग में पूछ रखा है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एसओएस लिंकेज होता है। बस मैच द फ्लोइंग करना था, इसमें सारा वही है। अगला जो क्वेश्चन है ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन था कि इन्होंने 4 मतलब इस पैरा से, जो कि डी ब्लॉक के अंदर दे रखा है, इस पैरा से 5 स्टेटमेंट फ्रेम किए और ऑर्डर भी सेम है। जब एग्जामिनर ने इसको सेट किया होगा ऑर्डर भी सेम है। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट एस्केडियम फॉर्म द एमो ऑक्साइड विच इज आर आयोनिक, जो कि सेम लाइन है कि ऑल द मेटल एक्सेप्ट द एस्केडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयोनिक, यानी कि सारे अल्कली मेटल फॉर्म, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है 3D के फॉर्म करते हैं आयोनिक नेचर एमो ऑक्साइड, बस एस्केडियम को छोड़ के। ये पांचों स्टेटमेंट सेम है, जो कि एनसीईआरटी के एकदम ऑर्डर में ही कॉपी किया हुआ है।
बस गलत कौन कौन सा है, सी और डी गलत है। सी गलत क्यों है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, और यहाँ पे दे रखा है बेसिक करेक्टर इंक्रीज, ये गलत है और ये भी गलत है। एनसीईआरटी में ये पांचों स्टेटमेंट दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन था ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था कि अगर आपके पास मतलब जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें 40 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये इसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर ये होगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या उतना है, जैसे कि ये बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर जो है ये होगा। और एनसीईआरटी में जो था उसमें से ये पूछ दिया इन्होंने कि नाइट्रोजन के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो एग्जैक्ट ये ऑर्डर इन्होंने पूछ रखा था। ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये है। इनको बस थोड़ा से सॉल्व करना था तो ये वैल्यू आ जाएगा एल इक्वल टू एल के टर्म्स में आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर था। ये है क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ठीक है, कि कौन सा ट्रैंकुलाइजर जो है वो बारबिट्रेट से, तो मैंने ट्रिक बनाया था ऐसे, बाबू 1 सेकंड में नाल छोड़ो वरना नु पापा डांटेंगे। तो बाबू यानी कि बारबिट्रेट्स, 1 सेकंड में नाल छोड़ो वरना, वरना से वर्नॉल, और मेरा ये सही हुआ था, नीट पे क्वेश्चन आया तो ये वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक से पूछ रखा है और ये दो दो जगह दे रखा है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी दे रखा है कि हीलियम को हम यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट इन ऑक्सीजन डाइविंग एपरेटस के अंदर, मतलब जो ड्राइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके ऑक्सीजन में हम लोग हीलियम को एज ए डाइल्यूएंट यूज करते हैं। रीजन क्या है, रीजन जो क्वेश्चन में था कि हीलियम इज हाई सोलबिलिटी इन ऑक्सीजन, गलत है। देखो एकदम सेम लाइन जो है जो कि पी ब्लॉक में दे रखा है यहाँ पे कि helium is used as a diluent for the oxygen in the modern diving apparatus because of very low solubility in blood। यहाँ पे दे रखा है कि हीलियम में हाई सोलबिलिटी, तो ये असर्शन सही है, रीजन गलत है, जो कि यहाँ पे सोल्यूशन में भी दे रखा है, असर्शन दे रखा है इसका कि हीलियम को हम यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट की तरफ स्कूबा ड्राइवर्स के लिए। अगला जो है ये इस ब्लॉक से क्वेश्चन है, एक पैरा से एग्जामिनर ने 4 स्टेटमेंट फ्रेम किए, ठीक है, और यहां तक कि डाटा वाले भी क्वेश्चन पॉइंट 2 से पॉइंट 3, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है 2 से 3 दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है मिलीग्राम में दे रखा है 200 से 300 मिलीग्राम में, और यहाँ पे ग्राम में चेंज करके दे रखा है। स्टेटमेंट चारों यहीं से लिया गया है बिल्कुल, ठीक है, और बस सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, जो कि मतलब बायोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम से क्वेश्चन था। ये पूरे पैरा से ही 4 स्टेटमेंट फ्रेम करके ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगला जो है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर से ग्राफ पूछ दिए, ग्राफ में कुछ नहीं था, ऐसे कि पीवी इजकल टू एन आर टी होता है, ठीक है, सो पी इजकल टू एन आर टी अपॉन भी, ठीक है। अगर इजकल टू वाई इजकल टू एम एक्स से इसको प्रूफ करें तो स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि जितना ही ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। सबसे ज्यादा स्लोप जो है T3 का है, फिर T2 का है, फिर T1 का है, तो फिर टेम्परेचर सबसे ज्यादा T3 होगा, T2 होगा, फिर T1 होगा। कुछ नहीं था, बस ग्राफ से क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन था ये लेजेंड टेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे एक सीट के फॉर्म में रख के इसको याद कर लिया था कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है लेजेंड टेस्ट के अंदर। जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये ब्लू कलर शो करता है। नीट में जो पूछा कि नाइट मतलब लेजेंड टेस्ट के अंदर सोडियम फ्यूजन स्टेट के अंदर नाइट्रोजन सल्फर रजिस्टर कर रहा है, तो एक ही फॉर्म में रजिस्टर करता है दोनों साथ में, नाइट्रोजन और सल्फर HCN के फॉर्म में, ठीक है, और वो ब्लड रेड कलर शो कर रहा है, यानी कि एक ही शो करता है पूरे ब्लड रेड कलर FeSCN2+, तो यानी कि ये थर्ड ऑप्शन होगा। पहले तो दे रखा था कि नाइट्रोजन और सल्फर साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये फिर शो कर रहा है कि ब्लड रेड कलर शो कर रहा है, यानी कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने इसको टेबल फॉर्म में याद कर लिया था इसे। फिर ये है सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन है, तो एनसीईआरटी में यहाँ पे मैंने बस ये तीनों जो है हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, होमोजीनस का दूसरे पेज में दे रखा था, ये एग्जांपल दे रखा और इन्हें हैबर्स प्रोसेस का ही पूछ लिया। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस होता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हो, तो ये गैसियस है और कैटलिस्ट जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस हुआ, जो कि ये वाला होगा। बाकी तीनों होमोजेनस कैटालिसिस एग्जांपल हैं। बाकी ऑस्वाल्ड प्रोसेस का भी था यहाँ पे एग्जांपल में,
तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का हैबर्स प्रोसेस और ऑसवाल्ड प्रोसेस में होता है। अगला है डी ब्लॉक का, बहुत अच्छा सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन होता है इस मतलब यहाँ से, जो कि मैंने पहले से लिख रखा था कि ये सर्च इंजन में हमेशा पूछते हैं, इन्होंने फिर से पूछ दिया कि Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+। रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ मोर निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और क्वेश्चन में था कि स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 ज्यादा होता है Cu+ से, क्यों? बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निगेटिव होता है, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है। ये रिएक्शन भी दे रखा है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ये है पी ब्लॉक क्लास 11 का क्वेश्चन, जो कि मतलब 2-3 टॉपिक से मिक्स करके पूछा है। कोक का पहले दे रखा है, कोक को हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, वो दे रखा है। दूसरा देखा है डायमंड का, डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। फिर ये फ्लोरेंस का दे रखा है, फ्लोरेंस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये ग्रेफाइट का दे रखा है, ग्रेफाइट को यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, यहाँ पे दे रखा है। तो ये चारों जो है स्टेटमेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा था। ये भी पी ब्लॉक 11 से ही क्वेश्चन है कि ये तो होता है कि ग्रुप 13 के अंदर ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो द ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यही है कि जो थैलियम होता है, एनसीईआरटी में दे रखा था यहाँ पे लाइन कि थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। बस इसी का यूज किए हम यहाँ पे कि थैलियम के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो ये सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है +3 शो करता है, इंडियम जो है +3 +1 दोनों शो करता है, और थैलियम जो है प्रीडोमिनेटली +1 शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगला जो क्वेश्चन था इसमें ये है हाइड्रोजन चैप्टर से। यहाँ भी 3-4 स्टेटमेंट को अलग अलग टॉपिक से मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया। पहला जो था ये था कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं रिड्यूसिंग द हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। सही है, यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेस रिएक्टिव देन आयरन। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये गलत है, क्योंकि लेस रिएक्टिव देन आयरन होगा। और कौन कौन से होता है? स्कैडियम, लीड, कॉपर, मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि कौन कौन से एलिमेंट को आयरन जो है रिड्यूस कर सकता है ऑक्साइड के उसके। तो ये गलत हो गया, ये सही है। बाकी हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये लाइन यहाँ पे दे रखा है। स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज करते हैं हैवी वाटर को। अगला हाइड्रोजन को यूज करते हैं टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल। ये दे रखा है कि जो मतलब यहाँ पे मैंने इसको रिएक्शन अलग से फिल्टर कर लिया था कि ऑयल में जब हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं तो वहां से फैट फॉर्म करते हैं, जैसे घी हो गया। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, ये तो सही है। ये दे रखा था कि हाइड्रोजन लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड टू एटम एनी एलिमेंट, जो कि यहाँ पे दे रखा था स्टेटमेंट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था ये था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कि जब हम न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करते हैं किसी भी वाटर बॉडीज का तो इसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, एनसीईआरटी में दे रखा है कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट किसी भी